क्या हार्दिक पांड्या को सनराइजर्स टीम में खेलना चाहिए था? यह कैसे हो सकता है? साथ ही केकेआर राजस्थान के पूर्व हेड कोच कुमार संकारा को अपनी टीम में लाने की कोशिश कर रही है, तो यह मामला क्या है? इसके अलावा तेलुगु टाइटंस ने इस बार नए कप्तान के साथ साथ उपकप्तान भी नियुक्त किया है, तो इसके पीछे की मास्टर स्ट्रैटेजी क्या है? और कुछ और टीमों ने भी अपने कप्तानों की घोषणा की है। इसी तरह कुछ टीमों ने टाइटंस सहित नई जर्सी भी जारी की है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि आईपीएल और प्रो कबड्डी के ऐसे कौन से अपडेट्स हैं जो हमें हैरान कर देंगे। यदि आप पीकेएल और आईपीएल म्यूचुअल फंड्स में रुचि रखते हैं तो बिल्कुल भी देर न करें, हम आपके लिए यहां दोनों के अपडेट्स लेकर आएंगे। वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बस एक छोटा सा सब्सक्राइब कर लें, हो सके तो एक लाइक भी कर दें। अब शुरू करें, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अपडेट की बात करें तो गुजरात जायंट्स ने अपने नए कप्तान की घोषणा की है। आप सोच रहे होंगे कि कौन? वह है मोहम्मद रजा शार्दुल। वह पिछले कुछ सीजन्स में पटना पायरेट्स, पुनेरी पल्टन और हरियाणा स्टीलर्स जैसी अलग अलग टीमों के लिए खेले हैं, लेकिन किसी ने भी उन्हें कप्तानी नहीं दी थी। वह हर सीजन में एक टॉप डिफेंडर के रूप में उभरे और एक खिलाड़ी के रूप में खुद को पहले ही साबित कर चुके हैं। अब एक कप्तान के रूप में खुद को साबित करने का समय आ गया है। शार्दुल के पास अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है। उन्होंने 2022 के एशियन गेम्स में ईरान की टीम को सिल्वर मेडल दिलाया था, इसलिए एक कप्तान के रूप में उनमें अच्छी क्षमता है। गुजरात की टीम ने भी उन्हें कप्तानी देकर अच्छा काम किया। मुझे लगता है कि उनके नेतृत्व में गुजरात इस बार कड़ी टक्कर देगी। दूसरे अपडेट पर नजर डालें तो इस सीजन के लिए पटना पायरेट्स टीम की कप्तानी को लेकर कुछ संदेह थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास मनिंदर सिंह, अंकित जगलन और दीपक सिंह जैसे कप्तानी के विकल्प मौजूद थे। वास्तव में जब मनिंदर सिंह आए तो लोगों ने सोचा कि शायद उन्हें कप्तानी दी जाएगी, लेकिन पटना ने कप्तान के मामले में ज्यादा देर न करते हुए एक रणनीतिक कदम उठाया। पिछले सीजन में टीम का नेतृत्व करने वाले अंकित जग्गन को एक बार फिर से जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने पिछले सीजन के बीच में शुभम शिंदे से कप्तानी संभाली थी। लोगों ने सोचा था कि वह टीम को कैसे संभालेंगे, लेकिन वह इसे टॉप लेवल पर ले गए। उन्होंने मोमेंटम को कहीं भी कम नहीं होने दिया और पटना को फाइनल तक ले गए। इसी तरह के रिजल्ट की उम्मीद से उन्हें एक बार फिर से कप्तानी दी गई है। क्या उन्होंने मनिंदर सिंह को उपकप्तान बनाया? बिल्कुल नहीं, उन्होंने दीपक सिंह को उपकप्तान बनाया। शायद वे एक रेडर के रूप में मनिंदर पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहते थे, इसलिए उन्हें दूर रखा होगा। मुझे लगता है कि मनिंदर सिंह को कप्तानी न देकर उन्होंने अच्छा काम किया। अगर उन्हें कप्तानी दी जाती तो निश्चित रूप से उन पर बहुत दबाव होता। अब उन पर कोई दबाव नहीं है, इसलिए वह पूरी तरह से खेलेंगे। तीसरे अपडेट की बात करें तो तमिल थलाइवाज की कप्तानी किसे मिलेगी, इस बारे में उनके फैंस बहुत सोच विचार कर रहे थे। क्या यह सागर राते को मिलेगी, जिन्होंने टीम को अच्छी तरह से चलाया है, या पावर दिखाने वाले पवन को, या फिर अर्जुन को, जो अर्जुन ने दिया था? ऐसे कई संदेह थे। अब उनकी टेंशन खत्म हो गई है और उनका ध्यान बढ़ गया है। उन्होंने अपने कप्तान का खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा कि चाहे कितने भी खिलाड़ी हों, उनके लिए पवन शेरावत सबसे अच्छे हैं और उन्हें कप्तानी दी गई है। आखिरकार वह वर्तमान में टीम इंडिया के कप्तान हैं और सभी में सबसे बड़े स्टार खिलाड़ी हैं। शायद उन्होंने सोचा होगा कि अगर उन्हें कप्तानी दी जाएगी तो वह न्याय करेंगे और इसलिए उन्होंने पवन का अभिषेक किया। उन्होंने पिछली बार हमारी टाइटंस टीम के कप्तान के रूप में कोई बड़ा प्रभाव नहीं डाला था। इस बार उन्हें फिर से तमिल थलाइवाज के लिए कप्तानी दी गई है और उपकप्तान के रूप में अर्जुन देशवाल को रखा गया है। कप्तानी के अनुभव और सफलता के मामले में अर्जुन से बेहतर विकल्प सागर राते थे। उन्हें न लेकर अर्जुन को कप्तानी दी गई तो इसका कारण केवल स्टारडम हो सकता है। सीजन 9 और सीजन 10 में सागर ने टीम को शानदार तरीके से चलाया था। बेशक पवन शेरावत और अर्जुन आधिकारिक कप्तान हैं, लेकिन हमें देखना होगा कि क्या सागर अनौपचारिक रूप से पीछे से टीम का नेतृत्व करेंगे। चौथे अपडेट के अनुसार यूपी योद्धास ने भी अपने कप्तान की घोषणा की है। पिछले सीजन में सुरेंद्र गिल ने टीम का नेतृत्व किया था। वर्तमान में उनकी टीम की स्थिति को देखते हुए सुरेंद्र गिल के शुरुआती 7 में भी खेलने की संभावना नहीं दिख रही है। अगर उन्हें जारी रखते तो निश्चित रूप से उन्हें खिलाना पड़ता, इसलिए उन्होंने चुपचाप उन्हें हटा दिया। उनके पास कप्तानी की कोई कमी नहीं है। गुमर सिंह, सुमित सांगवान, आशु सिंह, महेंद्र सिंह
जैसे कई लीडर्स तैयार हैं, लेकिन उन्होंने सुमित सांगवान को सलाम किया। उन्होंने पिछले सीजन में उपकप्तान के रूप में काम किया था। सुमित सीजन 7 से इस फ्रेंचाइजी के लिए एक शानदार खिलाड़ी के रूप में खेल रहे हैं। वास्तव में वह तब से लगातार इस टीम का हिस्सा हैं। इसे ध्यान में रखते हुए उन्हें पहली प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा उन्होंने आशु सिंह को उपकप्तान बनाया है। 5वें बड़े अपडेट की बात करें तो हमारी तेलुगु टाइटंस ने अपने आधिकारिक कप्तान को नियुक्त किया है। हमारे लोगों को शुरुआत से ही इस कप्तानी के बारे में कोई संदेह नहीं था, क्योंकि सभी जानते थे कि विजय मलिक को कप्तानी दी जाएगी। पिछले सीजन में टाइटंस में उनका प्रदर्शन देखने के बाद क्या कोई उन्हें कप्तान के रूप में नहीं चाहेगा। हालांकि इस बार टाइटंस के पास भरत दौ और शुभम शंडे जैसे कप्तानी के विकल्प भी थे, लेकिन विजय एक सच्चे लीडर हैं। एक खिलाड़ी के रूप में से ज्यादा उन्हें एक लीडर के रूप में अच्छी पहचान मिली है। पिछले सीजन में जब पवन नहीं थे तो उन्होंने टाइटंस में एक नई जान फूंक दी थी। यहाँ तक कि जब पवन थे तब भी उन्होंने इस तरह टीम का नेतृत्व किया था कि लगता था कि या तो पवन कप्तान है या विजय। उन्होंने ऐसा प्रभाव डाला, इसलिए टाइटंस ने उन्हें ही कप्तान बनाया और उपकप्तान के रूप में शुभम शिंदे को नियुक्त किया है। वास्तव में यह एक बहुत अच्छा कदम है। शुभम को प्रो कबड्डी में काफी अनुभव है। इसके अलावा उन्होंने पिछले सीजन में पटना टीम का नेतृत्व भी किया था। जब विजय कोर्ट में नहीं होते तो मैट पर ऐसे एक मजबूत लीडर का होना बहुत महत्वपूर्ण है। वह निश्चित रूप से टाइटंस के लिए एक मूल्यवान संपत्ति साबित होंगे। इन सभी टीमों के साथ साथ यू मुंबा टीम सुनील कुमार को कप्तान के रूप में जारी रख रही है। इसी तरह दबंग दिल्ली आशु मलिक और हरियाणा स्टीलर्स जयदीप को कप्तान के रूप में जारी रख रही है। मैंने कुछ दिन पहले सभी टीमों के कप्तानों के रिकॉर्ड्स पर एक वीडियो बनाया था। अगर आप वह वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक ऊपर आई कार्ड्स में डाल रहा हूँ, एक बार देख लें। अब जर्सी की बात करें तो कई टीमों ने अपनी नई जर्सी जारी की है। खास तौर पर यूपी योद्धास की जर्सी पिछले सीजन की तुलना में इस बार नई दिख रही है। गुजरात ने भी अपनी जर्सी जारी की है। जर्सी में कोई बड़े बदलाव नहीं है, यह पिछले सीजन जैसी ही है। टाइटंस ने भी नई जर्सी जारी की है। वे पिछले 2 सीजन से जिस जर्सी में खेल रहे थे उसी लाल और पीले रंग के कॉम्बिनेशन के साथ इस बार भी जारी रहेंगे। खास तौर पर पिछले सीजन में उन्होंने इसी जर्सी में वापसी की थी, इसलिए वे सोचते हैं कि यह सेंटिमेंट फिर से काम करेगा। यहाँ प्रो कबड्डी के सभी अपडेट्स खत्म होते हैं। अब आइए देखते हैं कि आईपीएल में क्या चल रहा है। छठे अपडेट पर नजर डालें तो पिछले सीजन में राजस्थान के लिए राहुल द्रविड़ के हेड कोच बनने के बाद कुमार संकारा के पास ज्यादा काम नहीं था। वह टीम में तो थे लेकिन उनका कोई बड़ा योगदान नहीं था। ऐसा लगता है कि केकेआर, जो लंबे समय से हेड कोच के बिना दुविधा में है, कुमार पर नजर गड़ाए हुए हैं। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि केकेआर उन्हें हेड कोच के पद पर लाने की कोशिश कर रही है। यह निश्चित रूप से सच हो सकता है। अगर आप देखें तो अभी सभी बड़े कोच व्यस्त हैं। कुछ ही ऐसे हैं जो कुमार संकारा की तरह डायरेक्टर या असिस्टेंट कोच के पद पर हैं। अगर उन्हें सीधे हेड कोच का पद ऑफर किया जाए तो वह भी मना नहीं करेंगे। ऐसी भी खबरें हैं कि वह भी टीम के कोचिंग स्टाफ में शामिल होने में रुचि दिखा रहे हैं। तो हो सकता है कि यह खबर अगले कुछ दिनों में सच हो जाए। देखते हैं कि क्या होता है। अब 7वें अपडेट की बात करते हैं कि हार्दिक पांड्या को सनराइजर्स टीम में खेलना चाहिए था। यह बात हाल ही में बहुत वायरल हुई है। असल में मामला यह है कि इरफान पठान ने कुछ दिलचस्प बातें कही हैं कि हार्दिक पांड्या को आईपीएल के डेब्यू सीजन में मुंबई इंडियंस के लिए नहीं बल्कि सनराइजर्स टीम के लिए खेलना चाहिए था। 2014 में हार्दिक ने घरेलू क्रिकेट, खास तौर पर बड़ौदा 2-0 टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया था। उस समय सनराइजर्स के मेंटर वीवीएस लक्ष्मण को इरफान पठान ने सुझाव दिया था कि वे हार्दिक पांड्या को ले लें, लेकिन लक्ष्मण ने उन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद 2015 की नीलामी में मुंबई ने उन्हें खरीद लिया। उसके बाद क्या हुआ हम सभी जानते हैं। इरफान पठान ने याद करते हुए कहा कि एक बार वीवीएस लक्ष्मण ने उनकी बात न मानकर अफसोस जताया था। वैसे भी हमारे लोग दूसरों की बात नहीं सुनते है न। अगर उस समय उनकी बात मान ली होती तो हार्दिक आज एसआरएच पर राज कर रहे होते। लेकिन क्या करें, जब प्रतिभा सामने हो
और उसे पहचाना न जाए तो आज की तरह अफसोस करना पड़ता है। आज के समय में हार्दिक का SRH में आना एक बड़ा सपना है। आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट्स में बताएं। ऐसे ही IPL और प्रो कबड्डी के मिक्स्ड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, बाय। देखने के लिए धन्यवाद।